हेलो बच्चों, ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान से तीसरा अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और यूएसएसआर के विघटन के बाद एकमात्र शक्ति जो बच गई थी वो यूएसए बच गई थी। 1991 के बाद 1991 के बाद यूएसए जो है एकमात्र महाशक्ति रह गई है और यूएसए जो है इस समय से एक वर्चस्वकारी देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है और उसी की तरह व्यवहार कर रहा है। और इस व्यवहार को हम निम्न उदाहरणों से देख सकते हैं, जिसमें कि प्रथम खाड़ी युद्ध है 1990 में और दूसरा है सूडान पर अमेरिकी आक्रमण, सूडान और अफगानिस्तान दोनों पर 1998 में किया गया था। तीसरा जो है यूगोस्लाविया पर यूएसए का आक्रमण। उसका चौथा है 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर जो हवाई जहाज टकरा दिया गया था आतंकवादी के द्वारा। उसके बाद यूएसए का जो है तालिबान के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू होता है जो अफगानिस्तान में शुरू किया गया था 2001-2002 में। उसके बाद जो एक और घटना जो हम देखते हैं अमेरिकी वर्चस्व का उदाहरण के रूप में, वो ये है कि 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध यानी कि 2003 में जो इराक पर सद्दाम हुसैन के सेना के विरुद्ध जो यूएसए का आक्रमण हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे उदाहरण हैं 1991 के बाद, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि यूएसए जो है एक वर्चस्वकारी देश के रूप में व्यवहार कर रहा है। अब हम यूएसए के जो वर्चस्वकारी देश के रूप में व्यवहार का जो उदाहरण हम देखे हैं, उस उदाहरण को हम एक एक करके देखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रथम खाड़ी युद्ध 1990। इसमें हुआ ये था कि अगस्त 1990 में इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया था। यानी इराक की सेना जो है कुवैत पर आक्रमण कर दी और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके लिए पश्चिमी देश जो है कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनाने लगे कि ये कब्जा जो है गैरकानूनी है, इसलिए इराक को कहा जाए कि वो इसे मुक्त कर दे। लेकिन इसके पीछे समस्या ये थी कि कुवैत जो है वो यूएसए सहित अन्य पश्चिमी देशों के लिए तेल का प्रमुख निर्यातक देश था। जब इराक का कुवैत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया इराक द्वारा, तो हुआ कि ये इनको तेल आयात में समस्या उत्पन्न होने लगी। तो इसके लिए यूएसए सहित अन्य पश्चिमी देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनाने लगे कि आप इसको मुक्त करवाइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इराक को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, राजनयिक प्रयास किया गया कि इराक कुवैत को मुक्त कर दे, लेकिन इराक इसके लिए राजी नहीं हुआ। तो अंततोगत्वा क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएसए को अनुमति प्रदान कर दी कि आप इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान कीजिए। तो ये पहली बार हो रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी देश को आक्रमण करने के लिए कहा हो किसी देश के विरुद्ध में। तो इसे यूएसए के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी कि अब जो है एक नई विश्व व्यवस्था शुरू हो रही है जिसमें कि यूएसए जो चाहता है वो करेगा। तो यूएसए ने 34 देशों की सेना के साथ इराक पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से यूएसए ने 34 देशों की सेना के साथ इराक पर आक्रमण किया और इराक को हरा करके कुवैत को मुक्त कराया। इस युद्ध को, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के द्वारा जो युद्ध इराक के विरुद्ध किया गया था, उस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार भी कहा गया। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। तो बेसिकली जो प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1990 में हुआ था उसको ही कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार कहा जाता है। कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका द्वारा स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, तो इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। और वीडियो गेम वार इसे इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध का जो कवरेज किया गया मीडिया के द्वारा टीवी पर बड़े ही व्यापक तरीके से कवरेज किया गया। टीवी पर इस तरह से दिख रहा था जैसे कि वीडियो गेम चल रहा हो। तो इस तरह के कवरेज मिलने के कारण ही इस युद्ध को वीडियो गेम वार कहा गया।
उसके बाद अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि सूडान तथा अफगानिस्तान में ऑपरेशन इन्फानाइट रीच। हुआ ये कि नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है, तो केन्या के राजधानी नैरोबी में और तंजानिया के राजधानी दार एस सलाम में अमेरिका के दूतावास पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। तो इस हमले के लिए अमेरिका ने अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन को जिम्मेदार माना, और जो अलकायदा का ठिकाना था सूडान में और अफगानिस्तान में, तो इन दोनों जगह अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। और इसके लिए अमेरिका ने न तो यूएनओ से अनुमति लेने की कोशिश की और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करने की सोची। इस प्रकार हम दूसरे उदाहरण में भी यही देख रहे हैं कि अमेरिका यहाँ एक वर्चस्वकारी देश के रूप में व्यवहार कर रहा है। वो न तो यूएनओ की परवाह कर रहा है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम की परवाह कर रहा है। जहाँ उसको जैसा हित उसको लग रहा है उस हित के अनुसार वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में देखते हैं कि यूगोस्लाविया पर यूएसए का हमला। हुआ ये कि यूगोस्लाविया का एक प्रांत है कोसोवो, उस समय था, अब तो ये एक अलग देश बन गया है। कोसोवो एक प्रांत था। यहाँ पर अल्बानियाई समुदाय के लोगों का, अल्बानियाई लोगों के समुदाय के लोगों का ये था, बहुमत था। तो ये लोग जो है यूगोस्लाविया सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह कर रहे थे। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, जो ये विद्रोह इनके द्वारा किया गया था अल्बानियाई लोगों के द्वारा यूगोस्लाविया सरकार के विरुद्ध, इसको दबाने के लिए यूगोस्लाविया जो है सैन्य अभियान कर रहा था, यानी कि इन लोगों के खिलाफ सैनिक अभियान कर रहा था। अब इस सैन्य अभियान के विरुद्ध यूएसए ने खुद डिसाइड कर लिया और वो खुद यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया 1999 में। 1999 में 2 महीने तक बमबारी की। 2 महीने तक बमबारी कर कोसोवो को अपने कब्जा में ले लिया। कोसोवो को अपने कब्जा में ले लिया। उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ जो यूगोस्लाविया में जो सरकार थी उस सरकार को गिराया गया और फिर अपने पसंद की सरकार बनाई गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया में भी यूएसए का जो हमला हुआ वो एक तरह से उसके वर्चस्वकारी जो व्यवहार था उसी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो अगला इसका एक वर्चस्वकारी व्यवहार है वो हम देखते हैं कि 9/11 की जो घटना हुई थी, यानी कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ कि आतंकवादियों के द्वारा 4 विमान का अपहरण किया गया। 4 विमान का अपहरण कर 2 विमान जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 बिल्डिंग था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों बिल्डिंग से टकरा दिया। दोनों बिल्डिंग से टकरा दिया। उसका एक विमान जो है, एक विमान पेंटागन बिल्डिंग से टकरा दिया। जो पेंटागन था वो अमेरिका का यहाँ रक्षा विभाग का मुख्यालय था। तो एक विमान जो है पेंटागन बिल्डिंग से टकरा दिया और एक विमान जो था वो अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद, अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिका का जो संसद है उससे टकराना था, लेकिन यह रास्ते में ही गिर गया। तो इस प्रकार यह अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कि करीब 3000 से ज़्यादा लोग
मारे गए और इसके लिए जिम्मेदार जो माना गया अलकायदा संगठन को माना गया। अलकायदा संगठन जो आतंकवादी संगठन था, साथ में जो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार थी उसको माना गया। तो अमेरिका ने अलकायदा संगठन और तालिबानी सरकार, जो अफगानिस्तान में उस समय तालिबानी सरकार थी, इन दोनों को हमले के लिए जिम्मेदार माना और इसके लिए उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की गई और 2001 में ही तालिबान पर आक्रमण किया गया। इसके लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इस नाम से सैन्य अभियान किया गया और अफगानिस्तान में तालिबानी जो शासन था उसको उखाड़ फेंका गया। तो ये भी एक तरह से अमेरिका के वर्चस्वकारी नीति का या वर्चस्वकारी व्यवहार का उदाहरण है, क्योंकि इसके लिए भी अमेरिका को न तो यूएनओ से समर्थन प्राप्त हुआ था और न ही ये इसके लिए इसने किसी से अनुमति ली। ये स्वयं डिसाइड किया कि हाँ, अलकायदा संगठन जो है और तालिबानी सरकार जो है उसने चूँकि ये आतंकवादी हमला कराया है, इसलिए हम उससे बदला लेंगे और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की और तालिबानी सरकार के विरुद्ध युद्ध हुआ और तालिबानी सरकार को समाप्त कर दिया गया। अब अगला जो अमेरिका का वर्चस्वकारी जो व्यवहार है उसमें हम देखेंगे द्वितीय खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ था। इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से सैन्य अभियान किया गया था। इसमें कहा गया कि इराक जो है व्यापक जनसंहार का हथियार बना रहा है। ये इस पर आरोप लगाया गया। इराक जो है वो व्यापक जनसंहार का हथियार बना रहा है, ये कह करके इराक पर आक्रमण कर दिया गया, जिसमें यूएसए के नेतृत्व में 40 देशों की सेना ने आक्रमण में भाग लिया। और जब यह युद्ध जीत लिया गया तो इराक में कहीं भी ये व्यापक जनसंहार का हथियार नहीं मिला। इससे बाद में यह स्पष्ट हो गया कि जो यूएसए का जो इराक पर आक्रमण था वो कहीं से भी किसी व्यापक हित को लेकर के नहीं, बल्कि उसके अपने निजी हित को लेकर के ये आक्रमण किया गया था। तो इस प्रकार हम 5 उदाहरण देखे हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि अमेरिका जो है पूरे विश्व में अब वर्चस्वकारी देश के रूप में स्थापित हो चुका है, वर्चस्वकारी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और एकमात्र शक्ति रह गया है। अब हम देखते हैं कि वर्चस्व क्या है। तो वर्चस्व के लिए हम देखते हैं, वर्चस्व का इंग्लिश स्वरूप जो होता है वो उसको हेजेमनी कहा जाता है। तो हम विश्व राजनीति में देखते हैं कि ये विश्व राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में चल रहा है। राजनीति ही शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि कोई भी देश शक्ति पाने के लिए तथा उसे कायम रखने के लिए, शक्ति पाना और इसे कायम रखना, ये दोनों चीज़ चाहता है और इसी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलता है। जब ये शक्ति का जो होता क्या है, आखिर शक्ति क्या सिर्फ सैनिक शक्ति है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सैन्य है और विपंस है तो उसे ही शक्तिशाली माना जाए, या अन्य चीज़ की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें कहा गया है कि शक्ति केवल सैन्य शक्ति ही नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति भी है और सांस्कृतिक शक्ति भी है। यानी कि जब कोई देश सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तीनों रूप से शक्तिशाली हो जाए, तब जाकर के उसको कहा जाता है कि ये वर्चस्वकारी देश है। यानी कि विश्व में जो
वर्चस्व जो स्थापित होता है उसके लिए जो आवश्यक है कि सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र किसी एक ही देश में निहित हो। जैसे कि वर्तमान में यूएसए में ये तीनों शक्ति निहित है कि वर्तमान में जिस तरह से यूएसए का शक्ति है सैन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो उसे ही हम यूएसए को हम वर्चस्वकारी देश कह सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यूएसए जो कि एक वर्चस्वकारी देश है, वो किस रूप में एक वर्चस्वकारी देश है, इसका हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं कि सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व। यूएसए का जो सैनिक क्षमता है वो अभी विश्व में सबसे आधुनिक और सबसे मजबूत है। यूएसए के सैनिक क्षमता का मुकाबला किसी अन्य देश के द्वारा वर्तमान में नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे कि इसका जो यूएसए का जो सैन्य खर्च है, अभी जितना ये यूएसए अकेले सैन्य खर्च करता है उतना इसके नीचे के 12 सबसे शक्तिशाली देश मिलकर भी नहीं करते हैं। यानी कि जितना इसका सैन्य खर्च अकेले का है उतना जो इसके बाद यूएसए के बाद जो 12 शक्तिशाली देश माना जाता है उसका मिलाकर के भी अकेले अमेरिका जितना सैन्य खर्च नहीं होता है। साथ ही इसका जो अमेरिका का जो है मारक क्षमता ये विश्व में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वार कर सकता है। तो एक तो ये भी इसका एक मजबूत पक्ष है। तीसरा है तकनीकी विकास। अमेरिका जो है अमेरिकी सैन्य विभाग जो है तकनीकी रूप से इतना विकसित है, इसके पास ऐसे ऐसे तकनीक है जो कि विश्व में किसी अन्य देश के पास नहीं है। ये भी इसे एक सैन्य रूप से बढ़त हासिल करने में मदद करता है। उसके बाद है आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व। जब हम आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, ये तीनों जो है, इन तीनों संस्था पर जो है अमेरिका का प्रभाव है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ के माध्यम से अमेरिका जो है आर्थिक क्षेत्र में भी पूरे विश्व में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है। इसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व का एक मतलब ये भी है कि यह पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को अपने इशारों पर नचा सके, अपने अनुसार उसका संचालन कर सके। तो उसके लिए आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ की नीति को देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिकी हित का ही साधन करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जितने भी आप व्यापार मार्ग देख लीजिए, समुद्री व्यापार मार्ग, जितने भी व्यापार मार्ग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकी नौसेना ले रखी है। यानी कि व्यापार जो करना है तो अमेरिकी सुरक्षा के साये में ही व्यापार हो पा रहा है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व का द्योतक है। उसके बाद आप देखेंगे एक संस्थागत तौर पर भी देखा जाता है, माना जाता है कि एमबीए वगैरह जो है ये बिजनेस करने के लिए माना जाता है कि एमबीए कोर्स जो है करना बहुत आवश्यक है। और ये कोर्स जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा की गई थी। और आज सारा विश्व जो है एमबीए कर रहा है, अपने देश में एमबीए की फैसिलिटी दे रहा है। और माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति एमबीए नहीं कर रहा है तो उसे बिजनेस का प्रॉपर ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से संस्थागत में भी कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में भी अभी अमेरिका का टक्कर कोई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि अभी जो जितने भी विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डॉलर से प्रभावित हो रही है। जो अमेरिकी डॉलर है उसका विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव है और इसका भी एक अमेरिकी वर्चस्व के रूप में इसे भी देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं तीसरा क्षेत्र। हमने सैन्य शक्ति के रूप में देख लिया कि सैन्य शक्ति में किस तरह अमेरिका का वर्चस्व है, आर्थिक शक्ति में किस तरह से अमेरिका का वर्चस्व है। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व कैसे है। संस्कृति क्या होता है? किसी भी देश का रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, विचारधारा इत्यादि, इन सब से मिलकर के किसी देश की संस्कृति बनती है।
कि उस देश में किस तरह से रहन सहन है, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ खाते हैं, किस तरह से खाना पीना करते हैं, किस तरह का पोशाक धारण करते हैं, उनकी कैसी विचारधारा है, ये सब चीज़ें मिला करके एक संस्कृति का निर्माण किया जाता है। तो आज विश्व में देख लीजिए कि कहीं भी जो रहन सहन है या खान पान का तरीका है या पहनावा ओढ़ावा है या विचारधारा के रूप में ही देख लीजिए, कहीं भी आज अमेरिकी जो संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं हर कोई फॉलो कर रहा है। अब विचारधारा में इसका पूंजीवादी या भौतिकवादी विचारधारा जो है इसको हर कोई फॉलो कर रहा है। ठीक है, खान पान में आप देखेंगे कि पिज्ज़ा बर्गर आज जो है पूरे विश्व में फेमस हो चुका है, और अब तो ये ऐसा हो गया है कि हर एक देश में ये एक सामान्य भोजन प्रणाली में शामिल हो चुका है। लगता है कि ये कोई नया चीज़ है ही नहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि खान पान में भी जो अमेरिकी संस्कृति का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। साथ में पहनावा ओढ़ावा में आप देख सकते हैं जीन्स टी शर्ट का जो है प्रचलन ये अमेरिका के द्वारा ही किया गया, और ये अब हर एक देश में एक आधुनिकता का प्रतीक बन गया है कि जो यदि कोई जीन्स टी शर्ट नहीं पहनता है तो माना जाता है कि उसको आधुनिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि भारत में ही देख लीजिए, भारत में जो औरतें थी वो उनका जो पारंपरिक पोशाक क्या था, पारंपरिक पोशाक था साड़ी। अब वो साड़ी नहीं पहनती हैं, अब वो जीन्स टी शर्ट पहनती हैं। या पुरुष का क्या था, कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता। अब वो धोती कुर्ता नहीं पहन के शर्ट पैंट पहनते हैं, सूट पैंट पहनते हैं, जीन्स पैंट पहनते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा ये पहनावा ओढ़ावा है ये भी हर एक जगह इसको अपना लिया गया है। एक समय ऐसा था कि जो नीली जीन्स थी, नीली जीन्स जो है एक समय से स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था कि जो पहनेगा उसका मतलब है कि वो स्वतंत्रता का समर्थक है। और ये नीली जीन्स जो है सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाया था, वहाँ पर एक विद्रोह का स्वरूप ले लिया था ये नीली जीन्स, क्योंकि यूएसएसआर की जो शासन प्रणाली थी उसमें व्यक्ति को समानता तो प्रदान की गई थी परंतु स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। तो ये एक तरह से एक विद्रोह को दिखाने के लिए इस तरह का ये नीली जीन्स का जो वहाँ प्रचलन था वो उसको बढ़ावा दिया गया कि हम नीली जीन्स पहन रहे हैं, यानी कि अमेरिकी जो संस्कृति है उसको हम एडॉप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि यूएसएसआर के शासन के विरुद्ध हम बगावत कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो ये एक सिंबल बन गया था। और ये सांस्कृतिक वर्चस्व जो है और आर्थिक वर्चस्व, दो वर्चस्व जो है इसके लिए युद्ध की संभावना बहुत कम रहती है। ये जो है युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि सहमति से लोग बाग खुद मानने लगते हैं कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए हम करेंगे। इसके लिए कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि युद्ध करके आपको हम अपना रहन सहन अपनाने को कहें कि नहीं आप अपनाइएगा, नहीं तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इसको अपनी सहमति से इस सांस्कृतिक वर्चस्व है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए किसी सैन्य अभियान या किसी अन्य दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब शीत युद्ध चल रहा था तो आप देखेंगे कि हथियारों के क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में यूएसएसआर कहीं से भी यूएसए से अमेरिका से कहीं भी किसी भी एंगल से कम नहीं था, उसको बराबर का टक्कर दे रहा था। और यदि दोनों में सैन्य युद्ध होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहना संभव नहीं है कि यूएसए जीतता या यूएसएसआर जीतता। लेकिन एक हद तक जब सांस्कृतिक और आर्थिक बात आई तो जाकर के यहाँ पर यूएसए जो है, अमेरिका जो है बाजी मार ली और उसने यूएसएसआर के दो जो जनरेशन थे, ये बाप और बेटा, इन दोनों में एक गैप पैदा कर दिया। ये नीली जींस उसका उदाहरण है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो नए जनरेशन जो आए वो यूएसएसआर के अगेंस्ट में जा करके और यूएसए का जो सांस्कृतिक जो पहचान था, सांस्कृतिक चिन्ह था, उसको एडॉप्ट कर लिया। और आर्थिक क्षेत्र में यूएसएसआर जो है पिछड़ गया और इस कारण से यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो कहीं भी देखा जाए तो सैन्य जो वर्चस्व है वो ही काफ़ी नहीं है विजित होने के लिए, वर्चस्वकारी देश होने के लिए। उसके लिए सैन्य के साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व भी स्थापित करना होता है। और ये आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व जो है वो बिना युद्ध या बिना किसी भय या बिना किसी दबाव के स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक तीनों चीज़ ना हो तब तक किसी भी देश को वर्चस्वकारी देश के रूप में, हेजेमनी देश कंट्री के रूप में हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।